हेलो गाइस। तो अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस के पहले तक का कवर कर लिया है। ओम्स लॉ तक का कवर किया गया। ओम्स लॉ हमारा हो गया है। अभी हम लोग ठीक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओम ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या लॉ दिया कि वी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। हाँ, ये ओम्स लॉ का फिगर था। ओके, तो ये हम लोगों ने अब तक देख लिया है। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। आर एक नई क्वांटिटी आई, एक नया टर्म आया। तो आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। आर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस जैसा कि इसमें इस नाम में ही है, इट रेजिस्ट। व्हाट डज इट रेजिस्ट? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल, इनसाइड द conducting material, anything, any conducting wire, anything where the current is being flown or current is flowing. So it, if it is more, obviously if the value of R is more for some metal, some material, it means it is hard, it is harder for that material to conduct electricity. इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वायर्स, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, नहीं तो एक नया टर्म आ जाएगा वो। तो हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म्स में ही बात करेंगे। तो उनके रेजिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो इसके लिए फिर इसके लिए हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं और उनके हिसाब से ही उनकी जो यूटिलिटी होती है वो यूटिलाइज की जाती है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस इसको हम लोग मेजर करते हैं ओम्स में। देखिए ओम लॉ से ही ये ओम आ गया। तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम। ओके, तो रो इट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। या दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन। अच्छा, एक चीज और है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल एंड alloys हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस। ओके, रेजिस्टिविटी एक नया टर्म आ गया मेरे ख्याल से। तो रेजिस्टिविटी देख लेते हैं क्या है। रेजिस्टिविटी रो जो है इट्स ए कांस्टेंट। ओके ओके, आई थिंक मेरा एक स्लाइड आगे आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी रेजिस्टेंस देखिए उस मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। तो उस मटेरियल की क्या ये शेप पे डिपेंड करता है, या लेंथ पे डिपेंड करता है, या मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। अभी सपोज ये एक कॉपर वायर मैंने लिया या एल्यूमिनियम वायर लिया मैंने, ये इसकी थिकनेस मान लीजिए टी है। मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। लेंथ एल है। या इसके पहले मैं एक पाइप ले लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे। तो ये एक वाटर पाइप है, इसमें की वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पाइप का जो ये डायामीटर है d, इसको मैं बढ़ा दूं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, तो ऑब्वियसली जो वाटर फ्लो कर रहा है वो थोड़ा इजी रहेगा, इजी वे में फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है इसमें। तो लेंथ बढ़ाने से हमारा फ्लो कम हो जाता है या प्रेशर हमारा कम हो जाता है। सिमिलरली वैसा ही है। अभी देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें
फ्लो कर रहे हैं। अभी अगर इसका मैं एरिया बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली एक थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ट्रैवल करने के लिए उनकी जो कोलिजन से जो वो लोग एनर्जी लॉस कर रहे थे वो भी कम होगी। तो वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, तो कहने का मतलब ये है कि उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पहला रूल निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली और सॉरी डायरेक्ट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया आप घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए एक रिलेशन निकल है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज द एरिया इंक्रीजेज। एरिया आप कम कर दीजिए, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया आप कम कर दें वायर का तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मैं आपको एक जो नॉर्मल लाइफ में यूज होता है एप्लीकेशन ये एरिया का। अभी आप देखिए आपके घर में जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनके वायर्स थोड़ा सा मोटे होते हैं, या जो भी केबल आपकी मेन लाइन से आती है उसकी केबल की थिकनेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द केबल जैसे जो कि बल्ब को या ट्यूब लाइट को कनेक्ट करती है। क्योंकि जो ट्यूब लाइट को कनेक्ट कर रही है या बल्ब को कनेक्ट कर रही है उसमें आपकी करंट कम होती है, करंट का फ्लो कम होता है। बट जो एयर कंडीशन को ज़्यादा जाने वाली वायर होती है उसमें आपको करंट ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा करंट चाहिए होती है। अगर आप कम रेजिस्टेंस वाले वायर से ही उसको दे देंगे तो बहुत ज़्यादा एक तो लॉस होगा, बहुत ज़्यादा आप उसको वर्क करना पड़ेगा, जो कि वर्क दे रहा है हमारा, बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। और दूसरी चीज़ ये कि रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। अगर आप कम एरिया का ही वायर लगा देते हैं रेफ्रिजरेटर में तो आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस से हम लोग आगे जाके देखेंगे कि रेजिस्टेंस से बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस से गर्मी प्रोड्यूस होती है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि वायर के जलने की बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके लिए हम लोग एयर कंडीशनर में या जो भी हैवी ड्यूटी का इक्विपमेंट रहता है, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी 1 किलोवाट 2 किलोवाट की कोई भी इक्विपमेंट है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एरिया वाला ही वायर यूज़ करते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेंथ में अगर लेंथ में बढ़ाता जाऊं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे वो एज दे मूव अलोंग द लेंथ वो जो कोलिजन बढ़ता जाता है उनका, तो वो एक एनर्जी को लूज करते हुए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा लेंथ में बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी लूज होगी। इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उनको डिफिकल्टी होगी आगे ट्रैवल करने में, या उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम हो गई तो उनकी रेजिस्टेंस, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो देखिए ये बन गया रूल हमारा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, आर इज रो एल ओवर ए। रो एक हमारा कांस्टेंट होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहेगी और इसके चेंज होने से ही मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होता है या कंडक्टिविटी चेंज होती है। अगर रो ज़्यादा हो गया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये रो केवल हाँ, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। रो एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो आप मटेरियल चेंज कर देंगे रो चेंज हो जाएगा। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रो है ये बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे बढ़ता है रो। मैं इसका ही एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का ही, जो कि मेटल में है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल हीट एनर्जी होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। तो इनके जो कोलिजन्स हैं या दूसरे जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्ट नहीं ले रहे हैं कंडक्शन में, उनके वेलोसिटी या उनके जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो ये
बेसिकली होता क्या है, इनका कोलिजन बढ़ जाता है, ज़्यादा कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। पहले सपोज एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा था, तो बाद में हो सकता है ये 6 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने लग जाए। इसका मतलब इसकी एनर्जी लूज हो रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी लूज हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी लूज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी कंडक्टिविटी पावर कम हो रही है या इनका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर से बढ़ती है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अगर आप ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कैसे कर रहे हैं इनसाइड द मेटल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस को देख लिया, ओम्स लॉ देख लिया, वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है वो भी देख लिया। अब हम लोग आएंगे एक इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बार आपकी समझ में आ गया ये चीज़, तो आपको खुद ही इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ये है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी ये क्या है, सीरीज मतलब रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे बोले तो एक कुछ डिवाइसेस होती हैं, उनके रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो कोई भी रजिस्टर्स, कोई भी डिवाइसेस हैं, घर में हैं या कहीं पे भी हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट की जा रही हैं। तो एक के बाद एक कनेक्ट हो रही है, तो सीरीज में कनेक्शन बोलते हैं। पैरेलल मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है रजिस्टर्स का। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन के केस में कैसे हम लोग करंट कैलकुलेट करते हैं या कैसे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं हर रजिस्टर्स के अक्रॉस। हम लोग पैरेलल में भी देखेंगे कि करंट, इंडिविजुअल करंट कैसे ये कैलकुलेट करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हमको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए और हम सर्किट में टोटल करंट, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी होती है। मैं आपको थोड़ा अभी जब हम डिस्कस करेंगे, हम लोग एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है कि भाई अगर 4, 5 या 6 जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो कनेक्ट हैं, उनकी जगह पे हम एक ही रजिस्टर्स ऐसा बिठा दें जिसकी वैल्यू ऐसी हो कि वो उतना ही करंट ड्रॉ करे और उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही हो जितना कि वो सारे रजिस्टर्स का मिल के हो रहा था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो 4, 5 या 6 जो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनकी जगह पे मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस बिठाना चाहता हूँ जिसका कि इफेक्ट सेम रहे, जो कि जो सारे रजिस्टर्स थे उनका मिल के इफेक्ट है। इफेक्ट बोले तो जो करंट वो सारे रजिस्टर्स मिल के ड्रॉ कर रहे थे, वही करंट इस रजिस्टर से भी, सर्किट में मैं इस रजिस्टर को लगाऊं तो इससे भी सेम करंट ड्रॉ होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा डिस्कस करने हम लोग देखते हैं, हम पहले सीरीज देखते हैं। मेरे पास एक इमेज है, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो आप देखिए 3 रजिस्टर्स हैं भाई, R1, R2, R3 हैं। अच्छा, सीरीज बोले तो एक के बाद एक लगा देते हैं कि भाई R1 का देखिए, R1 का ये जो है एक सेकेंड, R1 का ये जो फाइनल एंड है या जो लास्ट एंड है वो R2 के पहले वाले एंड से कनेक्टेड है। वैसे ही R2 का जो लास्ट वाला एंड है वो R3 के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्टेड है। तो एक के बाद एक के बाद एक बार हम लोग इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज, ये सब सीरीज में है। ऐसे ही हम लोग कितने भी रेजिस्टेंस को कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी देखिए ये 3 रेजिस्टेंस लिए गए हैं इनको हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ओके, तो बैटरी से पोलैरिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इमेज में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि पॉजिटिव अगर इधर से दिखाया है तो करंट का फ्लो भी इधर से दिखाना चाहिए, बट इन्होंने करंट का फ्लो
जहाँ से मैंने इमेज लिया है वहाँ थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ये हमारा पॉजिटिव एंड हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव एंड होगा। तो यहाँ से हमारी एक करंट, भाई रजिस्टर्स जैसे हमने कनेक्ट किए इस बैटरी से, बैटरी के जो ईएमएफ को यहाँ पे वी से दिखाया गया है, इसको ही हम ई बोल सकते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करंट यहाँ से चली, अब ये करंट इधर आई रजिस्टर्स में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो भी कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, जो भी कंडक्टर्स होते हैं, उनमें हम लोग मान के चलते हैं कि उनमें जो रेजिस्टेंस है वो ना के बराबर है, ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। देखिए वोल्टेज ड्रॉप हमारा केवल और केवल रेजिस्टेंस के थ्रू ही होगा। हमने देखा था ना वोल्टेज क्या है, बेसिकली बैटरी का एक वोल्टेज होता है जो कि यहाँ वी दिखाया गया है। वोल्टेज या एनर्जी है या वर्क है जो कि इस बैटरी को करना पड़ रहा है इन R1 R2 R3 के अक्रॉस करंट फ्लो कराने के लिए। तो ये टोटल वोल्टेज V चला यहाँ से, R1 में थोड़ा सा खर्चा हो गया क्योंकि ये एनर्जी है, वोल्टेज क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो थोड़ा ये V1 यहाँ खर्चा हुआ, थोड़ा यहाँ खर्चा हुआ, थोड़ा यहाँ खर्चा हुआ, तो टोटल जो वोल्टेज है ये V1 V2 V3 दिखाया गया है। ये टोटल वोल्टेज R1 R2 R3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ ये जो तार दिखाए गए हैं, ये वायर्स दिखाए गए हैं, इनमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये हमको मान के चलना है क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो V इज इक्वल टू आई आर से, अगर R हमारा ज़ीरो है तो V भी या डेल्टा V भी जो है ज़ीरो होगा। तो इसलिए इसमें कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं होगा, जो कि ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप सॉरी, वो केवल और केवल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस होगा। और जितने भी आप रजिस्टर्स कनेक्ट कर दीजिए उतना ही रेजिस्टेंस सर्किट का डेफिनेटली बढ़ जाएगा, सीरीज़ में जितने कनेक्ट किया आपने। और उसी हिसाब से जो वोल्टेज जो हर हर सर्किट को जो वोल्टेज मिल रहा था या जो सर्किट का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, वो सारा जो वोल्टेज V है बैटरी का, वो सारे रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि सारे के अक्रॉस होके ही करंट को जाना है, करंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ लें कि अभी सपोज हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारा कोई डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पे जा रहे हैं और दो रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ते में ज़्यादा कांटे हैं, एक रास्ता एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया सड़क बनी हुई है। तो ऑब्वियसली हम लोग वही रास्ता चूज़ करेंगे जहाँ जो कि क्लीन है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बढ़िया सड़क है। कांटे वाला पाथ हम लोग चूज़ नहीं करेंगे। करंट के केस में भी वही होता है। अभी यहाँ तो देखिए कोई पाथ ही नहीं है दूसरा, करंट को इसी पाथ से जाना है। ये रेजिस्टेंसेस के लिए कांटे हैं, रेजिस्टेंसेस आप लोग मान सकते हैं कि इनके लिए कांटे हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा पाथ होता जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता तो एक करंट वहाँ से जाना ज़्यादा पसंद करती, बशर्ते कि इस पाथ से। ओके, वो हम देखेंगे पैरेलल में। यहाँ देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट सेम ही रहेगी क्योंकि एक ही वायर है, करंट को और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट सेम, सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि कभी कभी आपको होता है कि आप देख पाते हैं कि सर्किट में भाई करंट एक ही जा रही होगी, तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि भाई वो रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में हैं, तो करंट सेम रहेगी। लेटेस्ट से सर्किट से आई करंट ड्रॉ हो रही है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट की जो बात हम कर रहे थे, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि भाई ये सर्किट है हमारा, अभी मैं इसकी जगह मैंने ये तीन जो रजिस्टर्स लगे थे, रेजिस्टेंसेस लगे थे, उनकी जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं। ऑब्वियसली ये सब कंडीशंस सेम रहेंगी, ये पोर्ट भी रहेगा। ऐसा लगा दूं कि जो करंट है वो भी सेम ही रहे, आई करंट ही बहती रहे, आई करंट ही फ्लो होती रहे, तो इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं। अच्छा, अगर आप लोग फिगर देखें तो फिगर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये R1 R2 R3 हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं, करंट को इनके थ्रू होके जाना है, तो ऑब्वियसली ये एडअप हो जाएंगे। तो आर इक्वलेंट अगर मैं देख के ही बोल सकता हूँ कि ये एडअप हो जाएंगे, सीधा सीधा ऐड हो जाना चाहिए कि भाई सीधा सीधा करंट तीनों के थ्रू होके जा रही है, तो ऑब्वियसली तीनों का रेजिस्टेंस से
पास होना पड़ेगा करंट को, तो सीधा सीधा ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, हम लोग देख लेते हैं भाई कैसे प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए देखिए V1 V2 और V3 लिए गए हैं, तो ओम्स लॉ से V1 क्या होगा, I सेम रहेगा, राइट है। V2 होगा IR2, V3 होगा IR3। तो अगर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 करूं, अच्छा ये देखिए मैंने बोला आपको कि ये जो बैटरी का वोल्टेज है V, ये तीनों के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या तीनों के क्रॉस ही जो टोटल ड्रॉप हो जा रहा है, तो ये बैटरी के इक्वल हो जाएगा। और V1 को हम लोग IR1 लिखेंगे, V2 को IR2 लिख लेंगे, V3 को IR3 लिख लेंगे। और इस V के लिए देखिए क्या करेंगे, ये सर्किट देखिए इक्विवेलेंट वाला, यहाँ से V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, बराबर है ओम्स लॉ से। तो ये हो गया I R इक्विवेलेंट, I कैंसल्स आउट, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ गया ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल सा आपका बन के आ गया। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ सर्किट एक। चलिए दो का ही ले लेता हूँ। एक करंट में एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये 2 है, ये मान लीजिए 4 है। बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो एक करंट भैया करंट एक आई जाएगी। अभी आपको निकालने को बोला जाएगा कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू आप देखिए, 2 रेजिस्टेंसेस हैं टोटल। अगर आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता हो जाए, तो सर्किट का देखिए टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो सीधा सा ये सीरीज में है, आगे आजू बाजू कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा। तो मेरी जो करंट आ जाएगी सिंपल सी V और R इक्विवेलेंट हो जाएगी, एंड दैट विल बी, V हमारा 12 है, R 6, तो ये 2 एम्पियर की करंट हो गई, जो कि यहाँ से चली है। सेम करंट इसमें जाएगी। आपको पूछेंगे कि भाई वोल्टेज ड्रॉप बताइए, इंडिविजुअल रजिस्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इन 2 ओम कितना हो जाएगा, सिंपल I इंटू R1। I आपको मालूम है 2 निकाल लिया आपने, R1 भी 2 है, तो ये 4 आ गया। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर हम लोग दूसरे वाले रजिस्टर में देखें 4 ओम में, तो ये हो जाएगा ये IR2। I सेम है, रजिस्टर सीरीज में है, 2 इंटू R4 8। अच्छा आप देखिए ये दोनों का ऐड देखिए, 8 and 4, 8 प्लस 4 12। तो जैसा कि हमने बोला था कि जो 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, रजिस्टर के हिसाब से ही। रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम है तो कम ड्रॉप हुआ, ये देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट का ही ड्रॉप हुआ, 4 वाले में 8 का ड्रॉप हुआ। तो इट वॉज सिंपल, आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया रहेगा। थोड़ा सा चलते हैं, आगे चलते हैं। सीरीज देख लिया हमने, सीरीज में आपको मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा अलजेब्रिक सम हो जाएगा, करंट सेम रहती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है। अच्छा अभी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि ये जो सारे रेजिस्टेंसेस के सारे रेजिस्टेंसेस के जो एक एंड होते हैं, पहले वाले एंड, ये देखिए इसका इसका ये जो एंड्स हो वो एक जगह पे कनेक्ट हैं, और जो फाइनल एंड होते हैं बाद वाला एंड, वो सारे वो सब एक ही जगह पे कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आपको रेजिस्टेंसेस ऐसे दिख जाएं कि उनके भाई एक एंड एक जगह पे कनेक्टेड है, अगले एंड वो भी एक ही जगह पे कनेक्टेड है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि भाई वो पैरेलल में हो गए। अच्छा हमने सीरीज में देखा था कि भाई करंट जब ये ऐसा आई, करंट आई, तो उसके लिए कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं था। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 पाथ अवेलेबल हैं, 1 2 3। तो एक करंट तो तीनों से जाएगी, आप जाएं, करंट तो क्या है, कोई भेदभाव क्यों करेगी, उससे तो 3 पाथ मिल रहे हैं, तो 3 पाथ से ही होके जाएगी। तो I1 यहाँ चलेगी, I2 यहाँ चलेगी, I3 यहाँ चलेगी। अब यहाँ वो फंड आ जाएगा, देखिए जो मैंने कांटों वाला बताया कि अगर करंट वहाँ से ज़्यादा जाना चाहेगी जहाँ पे कांटे या रेजिस्टेंस कम हो, तो आप देखेंगे जहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम होगा
वहाँ से ज़्यादा अमाउंट की करंट जाएगी। जहाँ से ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस, वहाँ जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ से कम जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन करंट आई है, ये करंट, अभी करंट क्या है, ये तो चार्ज है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज को आप लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही एडअप कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितनी करंट ये जा रही है वही सेम करंट यहाँ से आएगी और इधर मिलके सीधा आई हो जाएगी और आई बन के इधर से बैटरी आ जाएगी। ओके। अच्छा, पैरेलल के केस में हमने देख लिया कि भाई एक एंड एक ही जगह जुड़े हुए हैं, दूसरे एंड एक जगह जुड़े हुए हैं। और एक और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमने देखा था सीरीज के केस में करंट सारे सारे रजिस्टर्स में करंट इक्वल थी। ये पैरेलल के केस में पोटेंशियल्स इक्वल होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप सारे उसमें इक्वल होंगे। वो इसलिए भी इक्वल होंगे कि दोनों एक ही जगह, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, दोनों के सारे रजिस्टर्स के एंड। अच्छा, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो केवल और केवल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। कि जैसे मैं अगर वी बी माइनस वी ए लिखना चाहूँ या वी ए माइनस वी बी लिखना चाहूँ, तो ये केवल और केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ए और बी के पॉइंट के पोटेंशियल्स पे। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। भले ही मैं इस पाथ से जा रहा हूँ या इस पाथ से जा रहा हूँ या इस पाथ से जा रहा हूँ या इस वाले पाथ से आ रहा हूँ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि मैं किसी भी, ये जो हमारे देखिए, ये पाथ एक है, ये दूसरा पाथ दो, ये तीसरा पाथ तीन, ये चौथा पाथ हो गया चार। इनमें अगर किसी पाथ का पोटेंशियल ड्रॉप हमें मालूम है तो सिंपली वही पोटेंशियल ड्रॉप सारे पाथ में होगा। तो कहने मतलब ये देखिए, इस वाला पाथ को देखिए, बैटरी वाले पाथ को, इस वाले पाथ में केवल और केवल बैटरी ही है। और उस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वी वोल्ट का बैटरी का ड्रॉप है। तो सिंपल सा हो गया कि इस वाले पाथ में पोटेंशियल ड्रॉप वी है। इसका मतलब अगर मैं वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी करूँ तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वी ए है ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे है, तो करंट हमारी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो करती है, हमको मालूम ही है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ पे लिख दें वी ए। मैंने वी ए लिख दिया। अब देखिए मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, मूव किया मैंने, किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जबकि गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा माइनस वी। किया और कोई ड्रॉप नहीं हुआ, नहीं हुआ, सीधा मैं बी पे आ गया, ये तो वी बी हो गया। तो देखिए वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो गया, वी हो गया। तो ये एक तरीका होता है पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने का। आप सीधा उस पॉइंट पे जाइए, वहाँ से चलिए, यहाँ पे आइए, देखिए बैटरी के क्रॉस प्लस से माइनस जा रहा है, इसके लिए ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा तो मैंने माइनस लिख दिया और फिर मैं आया, सीधा मुझे वी बी मिल गया। अच्छा, अभी चलो ये मैंने पाथ लिया। अभी मैं अगर ये पाथ लेके दिखाऊँ आपको, वी ए, ये वाला पाथ वन, R1 वाला, तो मैंने वी ए लिख दिया। अभी इसके अक्रॉस आया, मैं इस R1 के अक्रॉस आया। यहाँ मालूम है आपको I1 हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ से, क्योंकि V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। और ये ड्रॉप होगा क्योंकि आपको मालूम ही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही होता है। तो माइनस लिख दिया मैंने और सीधा मैं इधर VB पे आ गया। तो सीधा मेरा VA माइनस VB ये IR1 हो गया। सिमिलरली अगर आप ये वाला पाथ ले लें या ये वाला पाथ ले लें, तो आप सिंपल सा VA माइनस VB I2 R2 लिख सकते हैं। सिमिलरली VA माइनस VB I3 R3 लिख सकते हैं। सब देखिए VA माइनस VB ही आ रहा है। तो सिंपल सा क्या होगा, ये I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2 शुड बी इक्वल टू I3 R3। मैं कोई दो इक्वेशन लूँ अगर, तो I1 ओवर I2 सिंपल सा देखिए क्या हो गया, बन के आ गया R2 बाई R1। ये देखिए हमेशा उल्टा, I1 अगर R2 ज़्यादा है तो I2 कम हो जाएगा,
सिमिलरली अगर R1 ज़्यादा है तो I1 कम हो जाएगा। तो वही जो भी पाथ, और हाँ वी माइनस वी भी सिंपली क्या है हमारा, ये वी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, I1 R1 शुड बी इक्वल टू वी। तो मेरा I1 क्या हो गया, वी ओवर R1। सिमिलरली I2 क्या हो गया, वी ओवर R2 हो गया। I3 क्या हो गया, वी ओवर R3 हो गया। ओके, तो अभी देखो I1 देखिए आप, वी ओवर R1, वी आपका सब में कॉमन है, केवल R1 R2 R3 चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा R1 ज़्यादा होगा ऑब्वियसली मेरा I1 कम हो जाएगा। R2 अगर कम है तो I2 ज़्यादा हो जाएगा। R3 वैसे ही, अगर R3 और कम हो गया तो I3 और ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट्स हैं इंडिविजुअल रजिस्टर्स में, वो उनके रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से जा रही हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट कम हो गई। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। आप मान के चलिए रेजिस्टेंसेस क्या है, ये कांटे हैं पाथ में। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे वो कम जाना चाहेगा, तो वहाँ पे कम करंट। जिसका रेजिस्टेंस कम वहाँ पे बढ़िया से जाना चाहेगी करंट, तो वहाँ पे ज़्यादा। शुभो इधर आओ एक मिनट बेटा जल्दी। ओके ठीक है बेटा, उसमें देखो मेरा चार्जर है, बड़ा वाला लेके आओ। ये नहीं, बड़ा वाला। इधर देखो राइट साइड में। हाँ लगाओ, कनेक्ट करो। ओके, आई होप इधर तक आपको समझ में आया रहेगा। एक मैं और ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए मैं 2 रेजिस्टेंस वाला ही लेता हूँ। एक बैटरी से इसमें जोड़ देता हूँ। रेजिस्टेंस वाली 2 और 2 हैं। बैटरी भी 4 है मान लीजिए। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2, ये 1 ओवर R इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 1 हो गया। अच्छा, ये अगर 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, अगर ये पैरेलल में हैं तो आप सीधा सा ऐसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2। ये भी आप 2 रेजिस्टेंस के लिए आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो इक्विवेलेंट हो गया 1। तो करंट सिंपली से हमारी करंट कितनी होगी, 4 ओवर R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया 4 ओवर 1 दैट इज 4। तो यहाँ से जो करंट यहाँ से करंट जाएगी I दैट विल बी 4। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी करंट। अब अच्छा देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी देखा हम लोगों ने रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब रेजिस्टेंस अगर सिमिलर हैं, सेम हैं, तो मैं आंख मूंद के बोल सकता हूँ कि मेरी करंट है इसमें भी 2 एम्पियर की जाएगी और इसमें भी 2 एम्पियर की जाएगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा वी वो 4 है, क्योंकि ये बैटरी का ही है। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी 4 है। तो सीधा करंट कितनी हो गई, 4/2, क्योंकि 2 ओम रेजिस्टेंस है तो ये 2 हो गया। यहाँ का भी अगर देखें तो वो भी 4/2 2 हो गया। तो एक क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस सेम है तो भैया सेम करंट ही डिवाइड हो जाएगी। ये 2 और 2 होके जाएगी, यहाँ से 2 ही जाएगी, यहाँ से फिर 2 आएगी, दोनों 2 मिलके फिर से ये 4 ही आएंगी। जितनी जाएगी उतनी ही वापस आएगी। आई होप ये क्लियर है। एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लेता हूँ जल्दी से। ये देखिए, ये अभी आपका एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 और 3 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, और ये 18 वोल्ट का इसका वोल्टेज ड्रॉप है। तो अभी आप देखें तो ये अगर तीनों रेजिस्टेंस को आप देखें तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ना तो ये सीरीज में है, ना ही ये पैरेलल में दिख रहे हैं। अगर तीनों की मैं देखूं एक साथ, क्योंकि सीरीज के लिए क्या होता है, अभी देखिए यहाँ से करंट आई, बट इस जंक्शन पे ये करंट डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे दूसरी करंट जाएगी, यहाँ पे दूसरी करंट जाएगी।
तो अब करंट तो सेम नहीं है तीनों में, तो इसका मतलब सीरीज में भी नहीं है। पैरेलल में भी इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों के पैरेलल के लिए बोला, तीनों के एंड एक ही जगह मिल होना चाहिए। अभी इस वाले का देखिए, एक एंड यहाँ पे है जो कि इन दोनों के इस वाले एंड से नहीं मिल रहा है। सिमिलरली जिसका फाइनल एंड यहाँ है, इन दोनों का फाइनल एंड यहाँ पे है, तो ये पैरेलल में भी नहीं है। अच्छा, पैरेलल में भी नहीं है, सीरीज में भी नहीं है, तो कैसे करें? लेकिन अगर आप ये खाली देखें, ये वाले रेजिस्टेंसेस, हमेशा याद रखिए अगर सर्किट्स में कई सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कहीं पे कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आप हमेशा याद रखिए कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो वो आपस में सीरीज में या पैरेलल में होंगे। हमेशा आपको ऐसे सर्किट्स, ऐसे रजिस्टर्स का की सर्च करनी है सर्किट्स में। तो अगर आप ये देखें, ये थी 6 और 3, इनके देखिए ये वाले एंड, शुरुआत की जो एंड हैं वो एक ही जगह मिले हुए हैं, जो और लास्ट के जो एंड्स हैं वो भी एक जगह मिले हुए हैं, तो ये सिंपल सा ये पैरेलल में हो गए। 6 और 3 पैरेलल में हो गए, इनका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो होगा 18 बटे 6 3 9, 2 ओम। तो देखिए वहाँ यहाँ पे इन्होंने यही लिख दिया, 4 बनाया और 2 ओम लिख दिया। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, क्योंकि एक करंट आई, अब यहाँ कोई पाथ ही नहीं बचा, सेम पाथ है, तो वही करंट इसमें भी होके चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए। आप देखिए इसका रेजिस्टेंस सिंपल सा 6 लिख दिया। अब आपको पता है कि आपका सर्किट ऐसा बन के आ गया, आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, टोटल वोल्टेज 18, तो सीधा सा आप करंट कैसे निकाल लेंगे? V ओवर R से। V आपका 18 है, ये 6 है, तो ये 3 ओम का 3 ओम की करंट आपकी दिखा दी गई। बिल्कुल सही, 3 ओम करंट यहाँ पे आई। अब अगर कंडीशन आती कि भाई यहाँ पे इधर इसमें कितनी कितनी करंट, क्योंकि यहाँ तो अब 3 ओम की आ रही है, बट लेकिन यहाँ पे 3 ओम की जो करंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। देखिए ये 4 ओम की आई, मैं थोड़ा बनाता हूँ, 4 ओम की आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे ऐसे करके ऐसे आ गई, तो ये आपका 6 है, ये 3 ओम। तो यहाँ पे जो 3 ओम की करंट, 3 एम्पीयर की करंट आई, अच्छा अब यहाँ ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? लेकिन ये आपको मालूम है कि टोटल करंट 3 ही जाएगी, जो टोटल करंट आई थी वही डिवाइड होगी, तो सिंपल सा I1 प्लस I2 आपको मालूम है ये 3 होगा। अच्छा अब देखिए ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में हैं, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं V1 करूं तो ये I1 इंटू 6 और 3 ओम के अक्रॉस I2 इंटू 3, ये दोनों इक्वल होंगे, तो 3I2 इक्वल टू 6I1। यहाँ से आपका I2 क्या आ गया? 2I1। अब इसको आप यहाँ पे लाके रख दो, तो I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 3, तो I1 आपका 1 आ गया और I2 आपका 2 हो गया। अभी देखिए 1 और 2, I1 बोले तो 6 ओम में 1 जा रहा है, 3 ओम में 2 आ रहा है। सिंपल सा मीनिंग हो गया कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, डबल है, देखिए 3 का डबल है, तो वहाँ पे करंट आती हो गई। तो वो रूल हमेशा से ट्रू हो गया कि भाई जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट आपकी कम हो जाएगी। ओके, तो शायद समझ में आया होगा। देखिए ये भी वही किया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किया इन्होंने, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको हमेशा, अगर आपके फंडे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप देखिए ये जो C और B के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, या 6 ओम और 3 ओम के जो क्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम ही रहने वाला है, दोनों के क्रॉस सेम रहेगा। या अगर जो मैं आपको बताया नियम, आप VC से चलें, VC यहाँ पे आए, VC माइनस 6I1 इक्वल टू VB आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, VC से चलें, माइनस 3I1, यहाँ फिर आपका VB आ गया। तो जो VC माइनस VB दोनों साइड से निकाल लें, दोनों इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट किया, वही मैंने यहाँ पे किया, दोनों को इक्वेट किया। यह सिंपल सा आप देखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड हैं
तो दोनों या तीनों या चारों के अक्रॉस आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो सेम होंगे। उस कंडीशन का यूज़ करते हुए आप जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए I1 I2 में। इक्वेशन I1 I2 में जो एक रिलेशनशिप आ जाएगा, दूसरा रिलेशनशिप आपका I1 I2 में यहाँ से आई गया, आपको मालूम है। अच्छा, यहाँ पे अगर तीन होते, ऐसा आया, ऐसे गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो हम लोग कैसे करते सॉल्व? इनका भी सेम रहता, I1 I2 और I3। इस केस में क्या होता, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा टोटल करंट के बराबर होता। और आपको I1 R1 शुड इक्वल टू I2 R2 शुड बी इक्वल टू I3 R3, क्योंकि ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स। तो ये सब कंडीशंस का यूज़ करके आप I1 इंडिविजुअल करंट्स फाइंड आउट कर लेते। इंडिविजुअल करंट आ गई तो आपको वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? इस सर्किट का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, ये एक 4 ओम के क्रॉस और ये जो कॉम्बिनेशन इसके क्रॉस हो रहा है, तो आपने एक बार करंट निकाल ली 3 एम्पियर्स। तो देखिए 4 ओम के अक्रॉस कितना हो गया, 12 टोटल है 18, तो इसके अक्रॉस 6 रहेगा, सिंपल। क्योंकि टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है इनके अक्रॉस ही वो ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ऐसे आपको 6 अगर वोल्टेज ड्रॉप आ गया तो सिंपल करंट तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ये अगर वोल्टेज ड्रॉप 6 है तो V ओवर R, तो 6 ओवर 6 1 हो गया। सिमिलरली 3 वाले में कितना हो गया, V ओवर R 6 ओवर 3 2। तो ये एक और तरीका है जिससे कि आप करंट निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी इक्वेशन यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अच्छा, अभी हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देख लेते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। अभी ये देखिए, ये वाला फिगर देखते हैं हम लोग। इसमें भी बहुत सारे आपको दिख जाएंगे भाई, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिखे हुए हैं जो कि सीरीज या पैरेलल में ऐसे नहीं हो सकते। बट आप अगर देखें तो 1 और 5, ये देखें एक के बाद एक कनेक्ट है, तो सिंपल सा आप इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये 3 और 7 ये भी सीरीज में हैं, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको, यहाँ के मैं आया, ओके, ये 3 और 7 की जगह मैंने सीधा सा मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस बिठा दिया। यस, इसको मैं अलग उसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 7 11 12 1 5। एक मिनट, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए ये 3 और 7 ये सीरीज में हो गए, 1 और 5 ये सीरीज में हो गए। मान लीजिए ये वैल्यूज ही रेजिस्टेंस की वैल्यूज ही दी हुई हैं, तो सीधा सा आप इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 6, इनकी जगह पे लगा सकते हैं 10। चलिए जाने दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखिए ये, ओके, 3 और 7 की जगह मैंने 10 लगाया, ठीक है। ये 11 मेरा वैसे ही रहेगा, ये 12 मेरा वैसे ही रहेगा, और ये 1 और 5 की जगह मैंने ये 6 कर दिया। अब देखिए ये 12 और 6 ये आपके पैरेलल में हो गए, क्योंकि दोनों के एक एंड एक की जगह मिले हुए हैं, दूसरे एंड भी एक की जगह मिल रहे हैं, तो इनकी जगह भी आप एक लगा देंगे तो ये हट जाएगा, एक हट जाएगा, ये सीधा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 11 और 18 ये सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका ये 11 और ये 18 और ये 10 बन के आ जाएगा। ये सीरीज में हो जाएंगे तो इनकी जगह एक और बन के आ जाएगा, बाकी ये पैरेलल में जाएंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बता गया, 1 मिनट।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस देखने हैं और आपको टुकड़ों में तोड़ देना है। तो जैसे आप टुकड़ों में तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आगे की जो आपके इक्वेशंस है वो बनते जाएंगे। आप ये देखते हैं, देखिए ये भी काफ़ी सही लग रहा है। ओके, अब ये देखिए, अगर आप देखें तो R1 और R3 या R2 ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे अगर करंट आई तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहाँ पे यहाँ R1 R3 में करंट सेम नहीं होगी, तो ये सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि इसका जो बाद वाला एंड है वो इधर है, इसका बाद वाला एंड इधर आ रहा है, तो पैरेलल में भी नहीं है ये भी आपके। तो ये यहाँ तक अगर देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखिए, सपोज करिए यहाँ पे कोई भी करंट आई नॉट आ रहा है इधर, अब यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वही सेम करंट आपकी यहाँ पे भी चलेगी, सेम सेम। तो ये आपके तीनों जो R7 R8 और R9 ये आपके सीरीज में हो गए। तो देखिए भी कैसे इजी हो जाएगा। मैं इसको R1 बनाता हूँ, R3 बना देता हूँ, R3 R1 और ये R2 हो गया, R4 R6 R5 हो गया, ये R6 हो गया, ये R4 हो गया। अभी ये देखिए इन तीनों की जगह मैं एक R लिख दूंगा, तो सिंपल सा देखिए एक R यहाँ पे लिख दूंगा, मैं तीनों को रिप्लेस कर दूंगा इस R से, इनका तीनों का सम हो जाएगा सीधा सा ये R। अब देखिए ये वाला R और ये R6 ये देखिए पैरेलल में आ गए, दोनों के एंड्स एक एंड से एक जगह जुड़े हुए हैं, दूसरे एंड से एक जगह जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में आ गए। तो इनकी जगह पे भी आप एक रेजिस्टेंस ले सकते हो, तो सिंपल सा मैं लिखूंगा R1 R3, ये हो गया R1, ये हो गया R3, ये हो गया R2, एक हो गया मेरा R4, एक हो गया मेरा R5। ओके, इनकी जगह मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, वो सपोज करिए वो और नॉट डैश हो गया, जो कि ये R और R6 का इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए ये R4 R0 R5 ये क्या है, ये सीरीज में आ गए, सेम करंट जाएगी यहाँ से वहीं जाएगी। तो आप ऐसे सर्किट्स को तोड़ते जाइए और छोटा करते जाइए, तो आपको एकदम इजीली वे में आप कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई रहेगी। ये थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको चीज़ें और जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स यूज़ करूँगा, उनके क्रॉस हम लोग पूरा उनको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।